साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए 800 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को कवर किया था और साथियों उस प्रैक्टिस सेट का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और साथियों ये जो 800 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसे एग्ज़ाम से पहले यानी कि 1 अक्टूबर से पहले ही समाप्त करना है। इसलिए साथियों आप सभी से जितना हो सके अधिक से अधिक सेशन को शेयर कीजिए और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों पहला प्रश्न है, किसने पहली बार जियो सिंक्रोनस परिक्रमा में दूर संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना जताई थी? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों आप सभी को अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो किसने पहली बार जियो सिंक्रोनस परिक्रमा में दूर संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना जताई थी? तो याद रखिएगा आर्थर सी क्लार्क ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आर्थर सी क्लार्क ने। चलिए आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि 1992 ईस्वी में, डेट याद रखना है, जो कि 1992 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को विस्तारित करता है। तो ये जो संबंधित है याद रखिएगा स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से। याद रखिएगा एक पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन क्षरण से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए यूनेस्को का यहाँ पे विस्तार रूप दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो सिंपली आपको बताना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो इसे भी याद रखना है 1946 में यूनेस्को का गठन हुआ था। आगे देखिए, राष्ट्रीय रासायनिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों आप सभी को एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। एग्जाम तक आपको सभी प्रैक्टिस सेट को अटेंड करने हैं। लगभग हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, राष्ट्रीय रासायनिकी प्रयोगशाला जो है याद रखिएगा ये पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो देखिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर हमने आपको बहुत बार बताया, ये सुमेलित है। विश्व मानवाधिकार दिवस ये भी बताया है 10 दिसंबर को। और यहाँ पे देख सकते हैं विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर, ये भी सही है। तो जो सुमेलित नहीं है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये 8 दिसंबर नहीं होगा, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज कहाँ पर है? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। तो प्यारे साथियों लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना जो है 1957 में किया गया था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्वालियर के मध्य प्रदेश में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? चलिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे देखिए, धूमकेतु परिक्रमा करता है। आंसर बताएंगे धूमकेतु किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या फिर गुरु? तो देखिए यहाँ पर 8वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सूर्य। ध्यान रखना है धूमकेतु जो होता है ये सूर्य की परिक्रमा करता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मन्नार समिति किस राज्य के द्वारा
गठित की गई थी? बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। राजमन्नार समिति, याद रखिएगा, इसका गठन हुआ था 1971 में। और किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो याद कर लीजिए, तमिलनाडु के द्वारा। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? देखिए, प्रस्तावना की बात करें जिसको प्रियम्बल कहा जाता है, इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किया था। और प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, और वो है 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। तो लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है प्रस्तावना में? तो याद कर लीजिए, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र के रूप में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? और साथियों, यकीन मानिए, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चले, और साथियों सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, मंडल आयोग की बात करें तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पिछड़े समुदाय। मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था, सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब है पिछड़ा समुदाय। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और साथियों, आज के इस 80 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। आपको 80 प्रश्न में से कम 55 से 60 प्रश्नों के सही से आंसर करने हैं, तो ही आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, JB कृपलानी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, JB कृपलानी। झंडा की बात करें तो इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। झंडा का जो डिजाइन है किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, पिंगली वेंकैया, इन्होंने झंडा का जो डिजाइन है तैयार किया था। और झंडा का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 के अनुपात में होता है, लंबाई और चौड़ाई। चलिए आगे देखिए, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा ये किस सूची में आता है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ये जो विषय है किस सूची में आएगा? तो याद कर लीजिए, ये आएगा समवर्ती सूची में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, समवर्ती सूची में, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून जो कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में, तो किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है इसमें? देखिए, 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, इसे ध्यान रखना है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही जवाब है सी ऑप्शन 7वें। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, इन्होंने दल बदल कानून की 7वें धारा या फिर पैरा जिसको कहते हैं, इसको संवैधानिक करार दिया है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, इसको निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? मौलिक अधिकार की बात करें, इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में रखा गया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 15 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। लेकिन राष्ट्रपति भी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं कर सकता है, कुछ आर्टिकल को छोड़कर। जैसे 12 से लेकर 35 है, तो इसमें से कुछ आर्टिकल को छोड़कर ही निलंबित किया जाता है आपातकाल के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों, अगर मूलभूत अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत, याद रखिएगा, मूलभूत अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था। यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में चुनौती देने का जो अधिकार था समाप्त किया गया। तो याद रखिएगा ये है 39वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियां है तो गलत विकल्प को चुनिए। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से एक को छोड़कर सभी राज्यसभा की शक्तियां हैं, तो कौन सी इसमें नहीं है? तो देखिए, यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, बिल्कुल सही है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियाँ, देखिए आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देना राज्यसभा की शक्तियाँ नहीं है। विशेष विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, ये अधिकार है। प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, ये सभी शक्तियां हैं। लेकिन आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है, ये शक्तियां नहीं है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? देखिए, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 213 के तहत। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो दोनों आर्टिकल को ध्यान रखना है। तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जो है याद रखिएगा 14 दिन। यहाँ पे आंसर क्या पूछा गया है कि कितने समय बाद वह समाप्त हो जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 18वें प्रश्न का, ये हो जाएगा 6 सप्ताह। 14 दिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा 6 सप्ताह। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 6 सप्ताह के लिए। निम्नलिखित 6 सप्ताह के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी करता है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ गीत सेठी का नाम संबंध है? तो किस खेल के साथ गीत सेठी का संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन बिलियर्ड्स। ध्यान रखना है, गीत सेठी एक नाम है खिलाड़ी का, भारतीय खिलाड़ी है और ये बिलियर्ड्स से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दिवस से संबंधित जितने भी प्रश्न कराएंगे आपको ध्यानपूर्वक नोट कर लेना है और उसको अभी याद कर लेना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, जबकि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? जमा राशि पर, ऋण पर, डिमांड ड्राफ्ट पर या विनिमय बिल पर? तो याद कर लीजिए, बैंक जो है याद रखिएगा ये ऋण पर ब्याज अर्जित करते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि कम करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? तो साथियों, सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि को कम करने संबंधी प्रस्ताव को पॉलिसी में असंपत्ति की कटौती कहती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा? तो कच्चा तेल, चांदी, मुद्रा या फिर सोना, इनमें से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा? तो याद रखिएगा मुद्रा का, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, एक बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1969 में, इसे ध्यान रखेंगे। तो बड़े वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसको बोला जाता है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये हुआ था 1969 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को, और स्थापना 1 अप्रैल 1935। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? OPEC, ओपेक। याद रखिएगा, ओपेक जो है उत्पादन संघ का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं?
तो साथियों यहाँ से आपको दो फैक्ट को ध्यान रखना है, एक रेपो रेट और दूसरा रिवर्स रेपो रेट। तो आइए दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए रेपो रेट की बात करें तो अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से जिस दर पर नकदी ऋण लेते हैं उसको कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक ये किससे ऋण लेता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक से। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से जिस दर पर अल्पकालिक नकदी उधार लिया जाता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी जस्ट उल्टा होता है। रेपो रेट में वाणिज्यिक बैंक उधार लेता है और रिवर्स रेपो रेट में रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक से नकदी उधार लेता है। तो दोनों को ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है, तो यह हो जाएगा आपका रेपो रेट। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत की मौद्रिक नीति का सूत्रीकरण एवं इसकी घोषणा की जाती है, तो याद कर लीजिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषणा की जाती है। हमने आपको बहुत बार बताया है कि मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई करता है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है। और देखिए साथियों, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। और हाँ, पीडीएफ की बात करें तो देखिए इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो कच्छ का रण याद रखिएगा, ये गुजरात में है, बहुत ही सिंपल है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे तो कौन है, तो स्वामीनाथन। भारत में कौन है, तो स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में पूछे कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था ये गेहूं पर पड़ा था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां बैंड है। चलिए आंसर कीजिए, कौन से ग्रह का रंग नारंगी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने मोबाइल पर भी बहुत बार देखा होगा। ये है बृहस्पति, इसका रंग नारंगी है और इस पर सफ़ेद धारियां हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला है। ये पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इनमें से कौन सा किला चिनाब नदी के किनारे बनाया गया है। तो साथियों चिनाब नदी के किनारे जो बनाया गया किला है, याद रखिएगा ये है अखनूर का किला। कौन सा है, अखनूर का किला। भारत की सबसे लंबी नदी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने प्रैक्टिस सेट में आपको हजारों बार बताया है। भारत की सबसे लंबी नदी तो याद रखिएगा गंगा है। और गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी है। चलिए आगे देखिए, सिटी मरचूला के नज़दीक कुफी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है। तो यहाँ पर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया सिटी मरचूला के नज़दीक कुफी पर खाली स्थान उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, तो ये अल्मोड़ा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दिसंबर 2015 में अल्मोड़ा के मरचूला में उत्तराखंड की प्रथम पीतल नगरी स्थापित की गई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 का सी ऑप्शन। कौन सा तत्व पृथ्वी के परपटी में 46.6% पाया जाता है। साथियों देखिए आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पृथ्वी के भूपर्पटी में 46.6% पाया जाता है क्या, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। लेकिन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पूछे तो हाइड्रोजन है। दोआब का क्या मतलब है, इसे भी हमने आपको बताया था। तो देखिए, तो दो नदियों के बीच की जो भूमि होते हैं उसी को बोला जाता है दोआब। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, दोआब। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। अब साथियों आपको यहाँ से दो प्रश्न याद रखने हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से। और इस परियोजना को किसने शुरू किया था, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है।
1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, अभिनव भारत की स्थापना जो है ये 1904 में, कब? तो 1904 में किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों, ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना ब्रिटेन में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब? तो 1866 में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है और इन्होंने ही सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री जो कि मार्को पोलो है, किस देश से था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मार्को पोलो ये इटली का यात्री था। कहाँ का था? तो इटली का यात्री था। गोवा के चर्चों और कन्वेंट को किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ से प्रश्न बनता है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो इसे भी ध्यान रखना है। गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद कराया गया था। तो 46 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। गोवा के चर्चों और कन्वेंट को पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। तो अजंता की गुफाएं याद रखना है कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं। कितने हैं? 29 है और ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो अभी हमने आपको बताया महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, याद रखिएगा। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बोरोबुदुर मंदिर जो है इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, इंडोनेशिया। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? देखिए भिखारी ठाकुर को याद रखिएगा, बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है और भिखारी ठाकुर एक नाटककार थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार में देवबक से प्राप्त अभिलेख में परिवर्ती गुप्त शासकों में 3 गुप्त शासकों के नाम अंकित है। देवगुप्त, विष्णुगुप्त और क्या? चलिए आंसर बताएंगे। तो इस अभिलेख का नाम है परवर्ती गुप्त और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिहार में देवबक से। और उसमें 3 गुप्त शासकों के नाम है देवगुप्त, विष्णुगुप्त और किसका? तो याद रखिएगा और है जीवित गुप्त प्रथम का। आगे देखिए कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, नाभिकीय ऊर्जा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो हमने आपको बहुत बार बताया है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। यहाँ से आपको सभी आंग्ल मैसूर युद्ध को ध्यान रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 69 हुआ था और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1780 से 84 में हुआ था। तीसरा 1790 से 92 और चौथा हुआ था 1799 में। और इसी 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 1799 में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो श्रीरंगपट्टनम में, इसे भी ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस एक की राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रशय मिला था? तो याद रखिएगा ये मिला था अकबर। निम्न में से हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता कौन बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता बना है चाइना। हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, तो यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है?
तो याद रखिएगा सिटी ऑफ डेड ये कहाँ पर है, तो ये कतर में है। याद रखिएगा कतर की राजधानी दोहा है। निम्न में से किस टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल इतिहास में 250 मैच और 11 फाइनल खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो याद रखिएगा ये प्रश्न आ सकता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 51 का यहाँ पर आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और निम्न में से किस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 52 का, तो याद रखिएगा रूस और बेलारूस। मानव में पित्त का जमाव कहाँ पर होता है? तो मानव में पित्त का जो जमाव होता है ये यकृत में होता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा वल्कल। याद रखिएगा जिसको बार्क कहा जाता है, वृक्ष की बाहरी छाल या वल्कल ही संरक्षी परत होती है। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी? इस प्रश्न का आंसर आप लोग बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। हमने आपको हजारों बार बताया है, क्वाशियोरकर होता है। सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? तो ज से जल, ज से जाइलम, यहाँ पर जाइलम हो जाएगा। कैनिस फैमिलियरिस खाली स्थान किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कैनिस फैमिलियरिस जो है ये कुत्तों का वैज्ञानिक नाम है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैम्पियस है। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों विल्स रोग में किडनी पर प्रभाव पड़ता है। किस पर? किडनी पर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए जो पीलिया रोग होता है, पीलिया रोग, इससे शरीर का कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होता है? आगे देखिए, खाली स्थान विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है। तो कौन सी विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है? तो याद रखिएगा ये है सेल स्पेसिंग। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? तो यहाँ पर 60 का सही जवाब हो जाएगा केशिका कैपिलरी क्रिया द्वारा। एक ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वो केशिका कैपिलरी क्रिया द्वारा स्याही को सोख लेता है। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है प्रकाशिक घनत्व। किसी शरीर के भार को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो देखिए ये जो भार है हमेशा स्थान बदलने पर चेंज होता है। अगर पृथ्वी पर भार 100 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? छठा भाग हो जाएगा, 100 का छठा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किसी शरीर का भार जो है किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो वेट बराबर होता है मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर W बराबर mg हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और किसी भी पिंड का अगर भार पूछे कि कहाँ पर मैक्सिमम होगा तो ध्रुव पर, यानी कि पोल पर। इसको याद कर लीजिए, किसी भी वस्तु का भार पोल पर, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी के सेंटर पर 0 होता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। तो सभी फैक्ट को आप सभी जरूर ध्यान रखें। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? तो ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होगा? तो गैस में होगा, क्योंकि सबसे अधिक होता है इस्पात में। इस्पात तो होगा नहीं, द्रव भी नहीं होता है, तो जल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर डी, वायु में। याद रखिएगा वायु गैस है। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहा जाता है, इससे पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। यानी किस लेंस का उपयोग होता है मायोपिया में? तो बहुत ही सिंपल है, अवतल लेंस का उपयोग होता है। जबकि उत्तल लेंस का उपयोग होता है किस में? तो दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया में। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका जलीय विलयन होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है कॉपर
सल्फेट का जलीय विलयन। तत्वों FCl, Br, I और At इसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए इस प्रश्न को कल ही हमने आपको बताया था कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 में 5 तत्व है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और क्या है ये है एस्टेटिन। इसको सामान्यतः हैलोजन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हैलोजन। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयोडीन की तुलना में अधिक है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? आयोडीन का परमाणु क्रमांक की बात करें तो 53 होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है आयोडीन की जो परमाणु संख्या है उससे अधिक किसका होगा? तो ब्रोमीन का तो 35 का होता है, जिंक का 30 होता है, ये नहीं होगा। सिल्वर का भी 53 से कम होता है, यहाँ पे होगा प्लेटिनम। याद रखिएगा इसका अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो साथियों ये है नाइट्रोजन। याद रखिएगा जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, लगभग 78%। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? चलिए आंसर बताइए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से कीजिए। तो ये है सोडियम, जिसका सिंबल होता है Na और परमाणु क्रमांक होता है 11। निम्न में कौन सी मिश्र धातु में टीन होती है? तो पीतल की बात करें तो ये बनता है तांबा और जिंक से, यानी कॉपर और जस्ता। ये तो होगा नहीं 70 का। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सोल्डर, इसमें टीन होता है। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है? अब यहाँ से हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? हिमालय। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय पूरे संसार में एक ही है। लड़का पेड़ से गिर गया, इसमें किस कारक की विभक्ति है? तो पेड़ से गिर गया अलगाव का भाव है, तो ये हो जाएगा अपदान कारक, ना कि करण कारक। अविकारी शब्द क्या होता है? तो याद कर लीजिए, अविकारी शब्द अव्यय होता है। आगे देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्य दिया गया है रास्ता दिखाने वाला। तो साथियों रास्ता जो दिखाता है उसको कहा जाता है मार्गदर्शक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूरदर्शी की बात करें तो दूर की सोचने वाला को दूरदर्शी कहा जाता है, और समदर्शी जो है वह जो सबको समान दृष्टि से देखता है। गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है। गंगा का पर्यायवाची होता है देव नदी, नदीश्वरी, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपतगा। बहुत सारा इसका पर्यायवाची है गंगा नदी की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन त्रिपतगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफलता पाने के लिए कठोर खाली स्थान करना पड़ता है। तो सफलता पाने के लिए कठोर क्या करना पड़ता है? तो याद रखिएगा श्रम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे स्वादिष्ट सही रूप में कौन सा लिखा गया है? तो डी ऑप्शन जो है स्वादिष्ट इस तरह से होता है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पे देखिए शीर्षक को चयन, तो यही जो है त्रुटि है। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? शीर्षक का चयन। शीर्षक को नहीं होगा, बाकी सभी सही है। आखिरी क्वेश्चन है कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो प्यारे साथियों कौन सा नाटक है? याद रखिएगा स्वर्ण विहार, ये भारतेंदु का नहीं है। बाकी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली नाटिका ये सभी भारतेंदु का है, सभी को ध्यान रखें। तो साथियों आज हम लोगों ने 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने 80 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही से आंसर किए, और जाते जाते सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर करते जाना है।